हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर प्रतिदि कॉम्पिटिटिव क्लासेस। मैं हूं आपकी मेंटोर डॉक्टर पूनम शर्मा। दोस्तों, आज हम डिस्कस करते हैं यूजीसी नेट दिसंबर 2021 एंड जून 2022 का पेपर जो कि मर साइकिल हो गया था। ये सोशियोलॉजी का पेपर है। क्वेश्चन नंबर 31, सेम चीज लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ काम करो। थिंकर्स ने जीएच मीड का जो काम रहा है, जीएच मीड का वो काम रहा है आपका सिंबॉलिक इंट्रैक्शन, ठीक है, यानी कि ए का थर्ड। दूसरा आपका है इवरिंग गॉफमैन। इवरिंग गॉफमैन आज यू नो आप जानते हैं, गॉफमैन का जो वर्क रहा है वो रहा है टोटल इंस्टीट्यूशन का, ठीक है, यानी बी का 4 हो गया है। माइकल फूकॉन ने क्या काम किया है, गवर्नमेंट के ऊपर काम किया है इन्होंने। सी का 2 और गिडिंग्स का इंस्ट्रक्शन, ये बहुत फेमस काम है। अगर आपको 2 चीज़ याद हो जाती है तो बाकी के ऑप्शंस आपके ऑटोमेटिकली ठीक होते हैं। गिडिंग्स का इंस्ट्रक्शन है, एज यू नो आप बहुत अच्छे जानते हैं, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। जीएस मीड का सिंबॉलिक इंट्रैक्शन है, तो इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा ए का 3, यानी कि इसका ऑप्शन आएगा 3। 32 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। देयर इज अ 2 लेवल ऑफ द मीनिंग दैट विच आर इम्प्लीकेंट ऑफ द संस्कलाइजेशन। देखो, संस्कलाइजेशन की जो धारणा थी, कॉन्सेप्ट था, वो आपके दिया था एम.एन. श्रीनिवास ने, ठीक है। पहला क्या कह रहा है, हिस्टोरिकल स्पेसिफाई एंड कंटेक्चुअल स्पेसिफाई, यानी कि इतिहास विशिष्ट और संदर्भित। इतिहास का मतलब हो गया कि जो पूर्व में घटनाएं चल रही हैं उसके हिसाब से, और जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें उसको कवर अप करने के लिए, ठीक है। दूसरा आपके कॉन्टेक्चुअल स्पेसिफाई एंड कल्चर नहीं होती है। एम.एन. श्रीनिवास का जो संस्कलाइजेशन कंसेप्ट था उसके अंदर कल्चर नहीं होता है, वो अपने जीवन के तौर तरीके बदल दिए जाते हैं बड़ी उच्च जातियों को फॉलो करते हुए। ये जो था संस्कलाइजेशन, निम्न जातियां होती थी वो अपने हाई कास्ट को फॉलो करती थी उनके जीवन जीने के तौर तरीकों के लिए, ठीक है। कल्चर फॉलो नहीं किया जा सकता जबकि, ठीक है। हिस्टोरिकल स्पेसिफाई एंड कल्चर स्पेसिफाई, ठीक है। वापस कल्चर नहीं किया जा सकता, पर पाठ्य रूप से देखा जाए कि वो कैसे करते हैं कैसे नहीं करते हैं, हम उनको सीख रहे हैं वो, और उनके पूर्वज कैसे क्या करते थे ये भी हम सीख रहे हैं। इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 1। 33 नंबर का क्वेश्चन, द स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ द कास्ट सिस्टम आर। कास्ट सिस्टम यहाँ पे जो सबसे ज्यादा फेमस हुआ है वो जीएस घुरिये का फेमस हुआ है। कास्ट सिस्टम, पहली बात इसने कही ओपननेस। कास्ट सिस्टम में कभी भी ओपननेस नहीं होती है, क्लोज होती है, ठीक है। कभी भी ओपन नहीं होती कि इस कास्ट को चेंज करके हम दूसरे कास्ट में चले जाएं, नो। आप जिस कास्ट में पैदा हुए हो मरे भी उसी कास्ट में हो, ये क्लोज सिस्टम होता है। दूसरा आपका आ रहा है सेगमेंटल डिवीजन, खंडात्मक होता है। ये ना, ये जात ऊपर हो गई, ये 2nd नंबर पे, ये 3rd नंबर पे, ये फर्स्ट पे ब्राह्मण आ जाती है, दूसरे पे क्षत्रिय आ जाते हैं, तीसरे पे वैश्य और नेक्स्ट शूद्र, ठीक है। हाँ, हिरार्की होती है, एक पदक्रम होता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया ये पदक्रम हो गया, इसके बाद यही आएगा, दूसरा नहीं आ सकता है, ठीक है। नॉन हिरार्किकल ऑक्यूपेशन, नो नहीं, यहाँ पे आता है हिरार्किकल ऑक्यूपेशन, यानी कि ब्राह्मण का काम होता है पठन और पाठन का, तो वो पढ़ाते हैं। क्षत्रिय का काम होता है युद्ध लड़ने का, वैश्य का काम होता है व्यापार करने का, तो उसी के अकॉर्डिंगली आपके व्यापार किया जाता है। नेक्स्ट आपका है पॉल्यूशन द पॉवर्टी, आपकी पवित्रता। हर एक कास्ट की अपनी एक पवित्रता होती है, हर एक दूषिता होती है कि ये इसमें माइनस पॉइंट है, ये इसका प्लस पॉइंट है। तो हमने कौन कौन से ऑप्शंस देखे कि कास्ट सिस्टम में क्या होना चाहिए। देखो, ए तो नहीं होना चाहिए, यानी कि आपके ये वाला ऑप्शन तो टोटली खत्म हो चुका है, ठीक है। बात कर लेते हैं, अच्छा डी भी नहीं होना चाहिए, यानी ये भी खत्म हो गया है, यानी ऑप्शन नंबर आपकी बचा 3। क्वेश्चन नंबर 34, an epistemological position that advocates the application of the method of natural science, study of social reality and beyond। एक ज्ञान मीमांसा संबंधी स्थापना है जो सामाजिक यथार्थ और उससे परे अध्ययन में प्राकृतिक विज्ञान की विधियों के अनुप्रयोग की वकालत करता है। ये क्या कह रहा है, देखो इस पे जो चीजें आई, सामाजिक यथार्थ यानी वास्तविकता की बात आ रही है इसमें, साथ ही इसमें प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की बात आती है। जब भी हम वैज्ञानिक ज्ञान या वैज्ञानिक प्रवृत्ति की बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन आता है प्रत्यक्षवाद। प्रत्यक्षवाद की अवधारणा कॉम्टे ने दी थी, ठीक है, ध्यान रहेगा। अच्छा, अब बात कर लेते हैं बाकी के 2 और जो ऑप्शंस हैं उनमें। पहला ऑप्शन आपका आ रहा है इंटरप्रेटिविज्म। ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है कि जो सामाजिक प्रवृत्तियां हैं या जितने भी सामाजिक समस्याओं का अध्ययन कर रहे हैं उस समय उसका जो मीनिंग निकल रहा है, ठीक है, मीनिंग निकल रहा है, या उसकी जो एक्शंस हो रही हैं, एक्टिविटीज हो रही है, उस पर हम ध्यान दे रहे होते हैं, ठीक है, दैट इज इंटरप्रेटिविज्म।
ठीक है। दूसरा आपका आ रहा है ऑप्शन, वो आ रहा है कंस्ट्रक्शनिज्म, यानी कि हम रोकथाम करने वाली क्रिया को सम्मिलित करते हैं। निदानात्मक अधिगम को इसमें सम्मिलित किया जाता है, जो कि सीखने वाले के वैकल्पिक अवधारणाओं और त्रुटियों को दूर करता है। यानी कि आप सीख रहे हो और आपसे छोटी मोटी कुछ गलतियां हो भी गई हैं, दैट इज ओके। ठीक है। निमित्तवाद, ठीक है, ये आपकी जो अवधारणा रही, ये दोनों अवधारणाएं आपके मैक्स वेबर ने दी थी, और इसके जो हेल्पर रहे हैं वो आपके हेल्पर रहे हैं जॉर्ज सीमेल। ध्यान रहेगा। क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं दोस्तों। Who has the classified political institution in the republic, aristocracy, monarchy and the autocracy? ये जो तरीके हैं निम्नलिखित में से राजनीतिक संस्थाओं को गणतंत्र, कुलीनतंत्र, राजतंत्र और निरंकुशतंत्र के रूप में किसने वर्गीकृत किया है? तो ये आपकी किया है मॉन्टेस्क्यू ने। ठीक है। मॉन्टेस्क्यू की जो फेमस बुक थी द पॉलिटिकल थ्योरी, द पॉलिटिकल थ्योरी। अच्छा, दूसरे अपन बात कर लेते हैं रॉबर्ट मिशेल की। रॉबर्ट मिशेल ने पॉलिटिक्स कही थी। इस बार जो आपकी बुक्स लेके आए हैं वो पॉलिटिकल से रिलेवेंट ही लेके आए हैं, क्योंकि क्वेश्चन अब पॉलिटिकल पूछा गया है। अच्छा, हेरॉन गोल्ड ने जो बुक लिखी गई थी वो लिखी गई है इंडियन वॉट्स, 1993 में लिखी, और रजनी कोठारी की लिखी वोटों की राजनीति या राजनीति में वोटों की भूमिका, ये आपकी लिखी है पॉलिटिक्स इन इंडिया। ये इनकी बहुत फेमस बुक है। ठीक है। ध्यान रखना, ये आपके जो लिखा है कुलीनतंत्र राजतंत्र, ये मॉन्टेस्क्यू ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज द लार्जेस्ट फॉर्म ऑफ द अर्बन लाइफ टुडे? कि शहरीकरण का बड़ा रूप कौन सा होता है? तो देखो, सबसे पहले एसीटी होती है। एसीटी क्या होती है? ये सेंटर्ड होती है जहाँ पे बिजनेस हो रही हो, शॉपिंग हो रहे हो, माल हो रहे हो, एंटरटेनमेंट हो रहे हो आउटसाइड, और यानी ट्रेडिशन यहाँ पे सिटीज नहीं चलती हैं, ये एसीटी हो गई, जैसे कि अपने मॉल वगैरह हो गए। ठीक है। दूसरा आपकी आती है मेगापोलिस सिटी। मेगापोलिस सिटी में क्या होते हैं? बहुत लार्ज सिटी होती है जिसमें बहुत सारे मेट्रोपॉलिटन एरियाज जो होते हैं वो इसमें कंक्लूडेड होते हैं, जैसे कि कोलकाता हो गए, मुंबई हो गई, चेन्नई हो गई, बेंगलुरु हो गई, एटसेट्रा लाइक दैट। नेक्स्ट आपकी होती है मेट्रोपोलिस सिटी। ये क्या होती है? इसमें पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि 4 मिलियन से अगर ज़्यादा पॉपुलेशन है तो वो आपकी मेट्रोपॉलिटन सिटी में काउंट होती है, जैसे कि आपके जयपुर, जोधपुर, चंडीगढ़, राजस्थान इत्यादि हो जाते हैं। पर कह रहे हैं कि शहरी जीवन का सबसे बड़ा रूप, यानी कि इसमें एस के बाद मेट्रो, मेट्रो के बाद मेगा, यानी कि इसका जो राइट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 37, गिवन वी आर टू अ स्टेटमेंट देन वन इज लेवल असोसिएशन एंड सेकंड ऑफ द रीजन। ठीक है। कथन दिए गए हैं, एनहांसिंग ग्लोबल कॉन्शियसनेस इज द वाइटल डायमेंशन ऑफ द इंक्रीजिंग एनवायरमेंट अवेयरनेस। यह कह रहा है कि वैश्विक चेतना संवर्धन पर्यावरणीय जागरूकता में वृद्धि करने का एक महत्वपूर्ण आयाम है। क्यों है? क्योंकि आवर चॉइसेस एंड एक्शन आर द रेस्पॉन्सिबल फॉर आवर एक्शन टुडे इकोलॉजी। कि हमारे जो भी क्रियाकलाप होते हैं, हमारी जो भी गतिविधियां होती हैं, वो हमारी पसंद और हमारी क्रियाओं के लिए उत्तरदायी होती है, यानी व्यक्ति के लिए उत्तरदायी होती है। इसीलिए आपकी जो ग्लोबल कॉन्शियसनेस है, वैश्विक चेतना है, वो पर्यावरण जागरूकता में वृद्धि करने का महत्वपूर्ण आयाम है, यानी कि दोनों आपके ऑप्शंस करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। द कॉन्सेप्ट द कॉन्स्पिशियस कंजप्शंस डिनोट्स। ठीक है। कि जहाँ पे दर्शकीय उपयोग की अवधारणा को दर्शाता है। क्या दर्शा रहा है? दूसरा, फेटिशिज्म ऑफ द कम्युनिटीज। देखो, जब भी कॉन्स्पिरेशंस की बात आ रही है, यानी कि आप इसको समझ सकते हो कि इजीली, ठीक है, इजीली सीन होता है यहाँ पे कोई भी चीज, ये इजीली नोटिस किया जाता है। ठीक है। इसे कहते हैं कॉन्स्पिरेशन कंजप्शन, दर्शकीय उपभोग। पहला इसका ऑप्शन आपने कहा कि आवश्यक सामग्रियों की आसक्ति। ठीक है। कॉमोडिटीज होगी कि हमें जो चाहिए, हमें रोटी, कपड़ा, मकान चाहिए, बहुत सारे कपड़े ले लिए, बहुत सारे खाने के आइटम्स ले लिए, यानी कि आपको जो बेसिक नीड्स हैं उनकी आसक्ति हो गई, हमें ऐसा चाहिए। ठीक है। क्या इस तरीके से आपका दर्शकीय उपयोग दिखेगा? दर्शकीय यानी लोग देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो। ठीक है। तो ऐसा तो कुछ कर नहीं सकते आप। दूसरा आपका ऑप्शन है पीपल वांट टू शो दैट दे आर सिंपल लिविंग। कि पीपल ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम बिल्कुल सरल जीवन जीने वाले व्यक्ति हैं।
नेक्स्ट आपका ऑप्शन पीपल वांट टू शो अदर वे आर दे आर कंज्यूमिंग, कि पीपल ये दिखाना चाह रहे हैं कि वे किस तरीके की ज़िंदगी जी रहे हैं, वो क्या उपभोग कर रहे हैं, वो क्या ब्रांड यूज़ कर रहे हैं पहनने में, खाने में, खेलने में, वो कहाँ घूमने जा रहे हैं, इस तरीके से दिखाना चाह रहे हैं, है ना। नेक्स्ट आपका ऑप्शन पीपल हैव एक्सेस टू कम्युनिटीज़, कि लोगों को प्रॉपर सामग्री पहुंचाने में भी लोग मदद कर रहे हैं, कि उनको ऐसी चीज़ें तो मिल ही जानी चाहिए। नेक्स्ट आप क्या कहेंगे ट्रेजेडी ऑफ द कल्चर। देखो संस्कृति की त्रासदी है, वैसे वर्ड संस्कृति की त्रासदी नहीं होता, ठीक है। पॉवर्टी ऑफ अगर हम बात कर रहे हैं तो ये आपके कहा है ऑक्सफोर्ड लेविस ने, ये थ्योरी आपके ऑक्सफोर्ड लेविस की है। अब हम आते हैं दर्श के उपयोग के बारे में, कि लोगों को दिखाना चाहते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, कैसे जी रहे हैं। लोग फेसबुक पे अपडेट कर देते हैं, आज हम यहाँ घूमने जा रहे हैं, आज हमने ये खाया, आज हमने वो पिया, आज हमने यहाँ किया, मतलब हर एक चीज़ को अपडेट कर देते हैं, क्योंकि वो लोगों को दिखाना चाहते हैं। लोग इसी प्रकार की संस्कृति को बिलोंग कर रहे हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 3। 39 नंबर का देख लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में कि मी टू जो मूवमेंट चला था एज अ पार्ट ऑफ द विच वेव ऑफ फेमिनिज्म, ये फेमिनिज्म का जो मूवमेंट चला था मी टू आंदोलन, वो कौन से नारीवाद के आंदोलन की दिशा थी। देखो मी टू जो मूवमेंट चला था वो चला था तकरीबन सन 2012-14 के आसपास चला था ये, ठीक है, 12 या 14 के आसपास ये मीटू मूवमेंट चला था। ये सेक्सुअल हरेसमेंट के लिए चला था, कि लोगों को ये फेसबुक या जितने भी ट्विटर या जितने भी सोशल मीडिया हैं उनके लिए ये चला था। लोगों ने अपनी पोस्ट वहाँ डाली थी कि हमारे साथ बॉडी शेमिंग वहाँ पे हुई, रेप हुआ, कल्चर हुआ, या जितने भी हरेसमेंट टाइप हुए सेक्सुअल, वहाँ पे ये मूवमेंट चला था। तो ये मूवमेंट जो चला ये चला आपके 4th वेव में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं चलो फर्स्ट वेव की। फर्स्ट वेव जो चला था वो 19वीं सेंचुरी से 20वीं सेंचुरी के बीच में चला था। ये क्या कह रहा था कि अपॉर्चुनिटीज़ वुमेन के लिए निकाल रहे थे, जो फोर्सफुली उनको करनी पड़ रही थी। फोर्सफुली कुछ अपॉर्चुनिटीज निकाल रहे थे सरफेस करने के लिए, कि आपको ऐसा काम करना ही पड़ेगा भाई अगर आपको जीना है तो, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो मूवमेंट था सेकंड वेव जो आई थी वो आई थी तकरीबन 1960 से 1970 के बीच में। यह कह रहे थे कि यहाँ पे असमानता और भेदभाव शुरू हो गया था महिलाओं और पुरुष के बीच में, ठीक है। असमानता और भेदभाव इस लाइन में शुरू हो चुका था इस लहर में। थर्ड वेव क्या कह रही थी कि थर्ड वेव जो कह रही थी वो कह रही थी कि 1990 में इनको इंटरसेक्शनल फेमिनिज्म कहा गया। सन 1990 के आसपास इंटरसेक्शनल फेमिनिज्म कहा गया, और ये कह रहे थे कि कॉन्शियस हो गई हैं लोग अपने राइजिंग के लिए कि हमें अब अप करना है। फीमेल्स क्या करी, राइजिंग हो गई है कि अब हमें अप करना है, अब हमें उत्तरोत्तर अपनी वृद्धि करनी है, हमारी सामाजिक, आर्थिक, मानसिक स्थितियों में हमें सुधार करना शुरू हो गया। फोर्थ वेव आपका मी टू मूवमेंट था। अब बात करते हैं फिफ्थ वेव की, जो आने वाले कंडीशन में होने वाली है। वो क्या कह रहे हैं कि जितने भी हमारे एम्प्लॉयमेंट हैं, हमारे काम हैं, उनमें हमें इक्वलिटी चाहिए, ठीक है। ये कमीशन अब लाने की तैयारी हो रही है। तो इसका जो राइट ऑप्शन आएगा मी टू मूवमेंट का वो आएगा डी, फोर्थ वेव में। क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। एंड टाइम द कलेक्शन ऑफ द डेटा इज द मोर देन द केस यूजुअली क्वाइट एंड द लोट मोर द वन एट द सिंगल पॉइंटेड ऑफ द टाइम, कि एक समय के अंदर बहुत से मामलों में, अधिक से अधिक मामलों में एक समय में ही आंकड़ों का संकलन होता है। यानी कि हमने कोई डेटा ले लिया, कोई टाइम ले लिया कि जैसे हमें 10 से 7 या हमें जैन से फैब के बीच में ही हमने कोई डेटा लेना है। बहुत से मामलों में हम इस प्रकार के डेटा जब लेते हैं तो उस डेटा को हम क्या कहते हैं, उस डेटा को हम कहते हैं क्रॉस सेक्शनल डेटा, कि जब भी हम डेटा लेंगे तब हम इसी पीरियड में लेंगे और इसी मंथ में लेंगे, यही हमारा टाइमिंग रहेगा, ठीक है। दूसरा क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड रिसर्च डिजाइन के अंदर अनुदैर्ध्य शोध अभिकल्प में क्या होगा कि बार बार जब हम भी डेटा कलेक्ट करेंगे तब हम एक ही व्यक्ति द्वारा या एक ही ग्रुप के द्वारा लेंगे, ठीक है। ये सेम ग्रुप है हर बार, जैसे कि आपके पैनल स्टडीज में होता है। पैनल आपके स्टडीज हो जाता है या कोहार्ट के अंदर आपकी स्टडीज होती है, उसी के अंदर हमेशा एक ही व्यक्ति से डेटा कलेक्ट किया जाता है बार बार एक ही समय में, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन आएगा वो आएगा क्रॉस सेक्शनल रिसर्च। दोस्तों अपने स्टडी को कंटिन्यू करते हुए बूस्ट अप कीजिए, सफलता आपकी ही है। डेफिनेटली आप सफल हो जाएंगे। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।